सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण। हमने इसके पार्ट 1 में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है प्लेन टेबल सर्वेक्षण का उसकी बात की थी और उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी जो हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण में इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसीजर है, हम उसकी बात करेंगे। हम यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे के एडवांटेजेस की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, सर्वे की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनकी बात करेंगे, है ना। तो वो तमाम जो प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे कि प्लेन टेबल प्रोसीजर में हम लेवलिंग कैसे करते हैं, हम केंद्रण कैसे करते हैं, हम टेबल का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे हम बात करेंगे विकिरण विधि की, हम बात करेंगे प्रतिच्छेदन विधि की, हम बात करेंगे उसके बाद जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो हम चक्रमण होता है ना, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में कि भाई प्लेन टेबल सर्वे में जो रिसेक्शन होता है वो कैसे होता है। इस तरह से ये आज की क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी। चलिए हम लोग बिना वक्त ज़ाया करे शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है बेसिकली ये इस उपकरण के नाम पर ही इसका नाम प्लेन टेबल सर्वेक्षण पड़ा है। क्षेत्र में कार्य की प्रगति के साथ ही इस सर्वेक्षण में प्लॉटिंग हो जाती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कनितकर और कुलकर्णी ने इसको किस तरह डिफाइन किया है उसको यहाँ पर एक बार हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी बातें आ जाती है। उनका मानना है कि ये एक ग्राफिकल मेथड है, आलेखीय विधि है, जिस विधि में हम जब क्षेत्र कार्य करते हैं, जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा प्लान तैयार हो जाता है, हमारी प्लॉटिंग भी उसके साथ साथ हो जाती है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो ट्रायंगुलेशन मेथड है और जो थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग होती है, जो चक्रमण होता है, उसके द्वारा पहले से तय किए गए जो स्टेशनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण स्थान रह जाते हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी ये सबसे उपयुक्त सर्वेक्षण है। ठीक है। अब यह सर्वेक्षण तब किया जाता है जब तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक हो। जब हम छोटे क्षेत्र का जो सर्वेक्षण करेंगे तो हम देखेंगे मानचित्र छोटे या मध्यम पैमाने पर बनाए जाते हैं और दिया गया क्षेत्र न तो बहुत उबड़ खाबड़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा जंगलों से ढका हुआ हो, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। और विकिरण विधि जैसे केस में हम ऑब्जेक्ट की दूरी मापने में सक्षम होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि क्षेत्र ना तो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो और ना ही वो जंगलों से ढका हुआ हो, अदरवाइज विजिबिलिटी यदि नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया समय बहुत कम हो तो ये जो सर्वेक्षण है ये कम खर्चे पे और कम समय में संपादित किया जा सकता है। उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता हमें नहीं हो, उस केस में हमें इस सर्वेक्षण को फॉलो करना चाहिए। और इसमें मौसम अच्छा होना चाहिए, अर्थात बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उस केस में ये जो सर्वेक्षण है ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। क्षेत्र चुंबकत्व से प्रभावित हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस तरह के क्षेत्र जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वहाँ पर हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। तो उस केस में ये सर्वेक्षण हमारे लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने के लिए जो सावधानियाँ बरतनी है हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला कि जिस भी क्षेत्र का हमें सर्वेक्षण करना है, ठीक है, उसका निर्धारण करने के बाद सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की हमारे पास एक पूरी सूची होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि जो भी प्लेन टेबल को हम स्थिर करते हैं, है ना, फिक्स करते हैं, वो करते हैं क्लैंपिंग स्क्रू के द्वारा। ये ठीक से कसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यदि ये ठीक से नहीं कसा हुआ तो फिर हम सही दिशा में और सही तरीके से किरणें नहीं खींच पाएंगे, रेज नहीं खींच पाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। फिर एलईडी के दोनों फ्लैप जो होते हैं, दोनों साइड, जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी, वो वर्टिकली हमें अलाइन होने चाहिए, वो पूरी तरह से खड़े होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि दूसरा ये ध्यान रखना है कि किरणों को खींचते समय प्लेन टेबल जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो हिलेगी तो फिर प्रिसीजन नहीं रहेगा, फिर शुद्धता नहीं आएगी उसमें। ड्राइंग पेपर को ऑलपिन, गोंद, सेलोटेप आदि से ऐसे फिक्स कर देना चाहिए कि फिर वो बार बार अपनी जगह ना छोड़े। ठीक है, मापनी का चयन भी हमें इस तरह करना चाहिए कि जो सर्वेक्षण का एरिया है हमारा, वो पूरा का पूरा हमारे प्लॉट जो एरिया है, जो हमारी प्लेन टेबल के ऊपर जो शीट हमने लगा रखी है उसके ऊपर वो पूरा का पूरा प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, फिर हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के चरणों की बात करते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें? सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि जिस क्षेत्र का हमें सर्वेक्षण करना है हम उसका एक रफ स्केच बनाते हैं, और उसके रफ स्केच में हम उन तमाम जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लैंडमार्क ऑब्जेक्ट होते हैं उस एरिया के, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, मार्क करते हैं। तो सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र का पहले रफ स्केच तैयार किया जाता है, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम नोट कर लेते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उन बिंदुओं को हम या तो उनका नाम लिखकर या उनको जो हमारे कन्वेंशनल साइंस है उनके द्वारा हम उनको दर्शाएं, उनकी मदद से हम उनको दर्शाएं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है हमारे, उन पर हमें रेंजिंग रोड फिक्स करनी चाहिए। उसके बाद जब हम रफ स्केच तैयार कर लेते हैं तो अगला काम हमारा होता है प्लेन टेबल को सेट करना। जब हम किसी भी स्टेशन को तय कर लेते हैं कि भाई यहाँ से हमारा सर्वेक्षण शुरू होना है, ये हमारा स्टेशन होगा। यदि हम विकिरण विधि अपनाते हैं तो एक ही स्टेशन से हम पूरा सर्वे कर लेते हैं छोटे एरिया का, और यदि हम प्रतिच्छेदन विधि अपनाते हैं तो हमें 2 स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ए और बी। और यदि हम मान लीजिए कि चक्रमण विधि अपनाते हैं, है ना, ट्रैवर्सिंग मेथड अपनाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कई सारे स्टेशन लेते हैं जिसमें हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह आगे बढ़ते हैं, है ना। और उसी में जब बंद चक्रमण होता है तो फिर क्या होता है कि हमारा लास्ट स्टेशन जो होता है उससे हम वापस हमारे जो हमारा इनिशियल स्टेशन होता है, जो बिगिनिंग जहाँ से हम करते हैं वहीं पर वापस हम लोग पहुँच जाते हैं, या उसी को हम वापस वहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सर्वेक्षण है ये आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम रफ स्केच तैयार कर लेते हैं, प्लेन टेबल को आवश्यक बिंदु पर ठीक से सेट किया जाता है, और उसके 3 चरण हैं। पहला है कि हम प्लेन टेबल को स्पिरिट लेवल के माध्यम से हम लेवल करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समतलीकरण, है ना, हम लेवलिंग करते हैं, स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। क्लैंपिंग जो स्क्रू होता है उसको पहले थोड़ा ढीला करते हैं हम लोग। ठीक है, ढीला करके और फिर क्या करते हैं, प्लेन टेबल को इस तरह से घुमाते हैं कि उसका एक किनारा ट्राइपॉड स्टैंड के किसी भी 2 पैरों के समानांतर हो जाए, है ना। ये एक तरीका है। जो 3 पैर होते हैं हमारे ट्राइपॉड के, उसके 2 पैरों के समानांतर हम उसका एक किनारा कर लेते हैं, और सबसे पहले हम हमारा जो स्पिरिट लेवल है इसको उसी किनारे के सहारे रखते हैं। जब स्पिरिट लेवल लगा के और जब हमारा लेवल एडजस्ट हो जाता है, जब हमारे स्पिरिट लेवल का बुदबुदा बीच में आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उस टेबल को कस देते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू की माध्यम से हम टेबल को कस देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि स्पिरिट लेवल को उस किनारे पर रखें जो पिछले किनारे के लंबवत हो, मतलब जो सामने वाला किनारा होता है उस पर हम रखते हैं, और जो तीसरा पैर होता है उससे हम टेबल को एडजस्ट करके और फिर से हम स्पिरिट लेवल का जो बुदबुदा है उसको हम सेंटर में लाते हैं। इस तरह से हमारी प्लेन टेबल जो है वो उसका समतलीकरण हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा काम आता है वो आता है हमारा प्लेन टेबल सेट करने की दिशा में, वो आता है हमारा केंद्रण या सेंटरिंग। ये करते हैं हम, हमारे पास जो साहुल कांटा होता है, प्लम्बिंग फॉर्क होता है, और जो साहुल पिंड है ना, जो हमारा प्लम बॉब होता है, उसकी मदद से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट पर चिन्हित स्टेशन को जमीन पर उसके संगत स्टेशन के ठीक ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो हमारा टेबल के ऊपर स्टेशन है और हमारा जो ग्राउंड के ऊपर स्टेशन है, वो अलाइन करने की जो प्रक्रिया है, उनको एक सीध में लाने की जो प्रक्रिया है, वही केंद्रण कहलाती है, उसे ही हम केंद्रण कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम बॉब की मदद से ये काम करते हैं। प्लम्बिंग जो फॉर्क होता है उसके नुकीले सिरे को हम ड्राइंग पिन या ऑल पिन पर चिन्हित जो स्टेशन है उसके साथ लगा देते हैं।
ठीक है, क्योंकि जो हमने स्टेशन लिया, सपोज हमने टेबल के ऊपर ए स्टेशन लिया है, उसके ऊपर हम अल्पिन लगा देते हैं और नुकीले हिस्से को उसके टच कर देते हैं, और फिर जो नीचे जो हुक लगा होता है, उसी के फॉर्क के जो नीचे हुक लगा होता है, उसमें धागा बांधकर हम प्लम बॉब को लटकाते हैं, है ना, जो पिंड होता है उसको लटकाते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फिर प्लेन टेबल को तब तक खिसकाते हैं जब तक कि प्लम बॉब जमीन पर चिन्हित स्टेशन के ठीक ऊपर ना लटक रहा हो। जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या होता है कि टेबल के ऊपर हमारा स्टेशन, हमारी प्लम ब्लाइंड, हमारे प्लम बॉब का नुकीला हिस्सा, ये सब एक सीध में आ जाते हैं और हमारी टेबल इस तरह से क्या हो जाती है, उसका संकेंद्रण हो जाता है, उसका केंद्रण हो जाता है, सॉरी, है ना, उसकी सेंटरिंग हो जाती है। इसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है ओरिएंटेशन का, है ना, अर्थात अभिविन्यास। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टेबल को ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक और स्टेशन ले रखा है बी, ठीक है, और हमें मान लीजिए कि हमने वो जो बी स्टेशन लिया है वो 50 मीटर की दूरी पे लिया है। हम वहाँ पे जाके रेंजिंग रोड गाड़ देंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि एलईडी की मदद से और एक निश्चित पैमाना लेके हम उस ए बी दूरी जो हमारी बेस लाइन है उसको हमारा जो प्लान एरिया है उसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और हम फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो हम ए स्टेशन पे सारा काम करके और जब बी स्टेशन पे जाते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि वो लाइन खींचने से पहले ए से बी को देखते हैं। फिर जब हम बी पे चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बी से पुनः जो टेबल है उसका हम क्या करते हैं, हम उसका रीओरिएंटेशन करते हैं, है ना, उसका अभिमुखीकरण या पुनर्अभिविन्यास करते हैं। तो हम बी से फिर ए को देखते हैं और उसी लाइन के सहारे यदि हमारी लाइन आती है, इसका मतलब हमारा ओरिएंटेशन जो टेबल का है वो सही से हो गया है। तो प्लेन टेबल का अभिविन्यास उसे आवश्यक दिशा में सेट करने की प्रक्रिया है ना। ओरिएंटेशन क्या है, प्लेन टेबल को हम जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में उसको सेट करने की प्रक्रिया है। शुरुआती बिंदु पर प्लेन टेबल की लंबाई को सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र की लंबाई की दिशा में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो क्षेत्र वो इस तरफ बढ़ा हुआ है, तो हम प्लेन टेबल जो है, क्योंकि हमारी प्लेन टेबल जनरली हम जो यूज लेते हैं वो रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है, हम उसको उसी दिशा के हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारे कॉन्सिक्वेंट पॉइंट्स, जो परिणामी बिंदु है हमारे, है ना, पर प्लेन टेबल को इस तरह से रखा जाता है कि प्लेन टेबल पर विभिन्न जो रेखाएं जमीन पर संगत काल्पनिक रेखाओं की दिशा में हो, है ना। और ये कब संभव होता है, जब हमारी टेबल जो है वो सही से ओरिएंटेड होती है। ठीक है, यह क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करके और प्लेन टेबल को दाहिनी और बाईं ओर घुमा कर किया जाता है। उससे हम क्या करते हैं कि टेबल को ओरिएंटेशन करते हैं। हम क्लैंपिंग स्क्रू को थोड़ा ढीला करते हैं। जैसे मान लो हम बी स्टेशन से ए स्टेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ए पर हमारी रेंजिंग रोड गड़ी हुई है ना, बी पे हम टेबल की लेवलिंग कर लेते हैं, सेंटरिंग कर लेते हैं, उसके बाद बी से ए को देखते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टेबल को हल्का हल्का हिलाते हैं और हम उस लाइन के साथ, जो लाइन हमने पहले ए बी के लिए खींची थी, उसी लाइन के साथ टेबल को अलाइन करके और फिर हम टेबल को फिक्स करते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, तीसरा काम हम क्या करते हैं, रफ स्केच बना लेते हैं, टेबल को सेट कर लेते हैं। जब टेबल को सेट करते हैं तो उसका समतलीकरण करते हैं, केंद्रण करते हैं और उसका अभिविन्यास करते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, आधार रेखा को हम ठीक करते हैं। ठीक है, जो हमारी बेस लाइन है ना, तो आधार रेखा वह रेखा है जिस पर पूरा सर्वेक्षण आधारित है। हम उसी के सहारे आगे चक्रमण को बढ़ाते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। इसे सर्वेक्षण किए जाने वाले पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करके तय किया जाता है। पूरे क्षेत्र को पहले हम जांच लेते हैं, उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमारी बेसलाइन कहाँ होगी। कई बार हमारी बेसलाइन केवल एक ही होती है जब हम 2 ही स्टेशन लेते हैं केवल। ठीक है, एक विद्वान हुए थे बायगॉट, उन्होंने कहा कि एक अच्छी आधार रेखा मानचित्रण किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय हो सकती है, अर्थात जो बीच में हो उसको हम अच्छी आधार रेखा के रूप में देख सकते हैं। उचित रूप से समतल भूमि पर यह होनी चाहिए ताकि हम दूरियों को आसानी से और सही तरीके से माप सकें, है ना। और प्रत्येक छोर से प्रदेश जो है उसका स्पष्ट दृश्य दिखना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए कि हम
इंटरसेक्शन मेथड फॉलो करना चाहते हैं, प्रतिच्छेदन विधि यदि फॉलो करना चाहते हैं, और चक्रमण विधि में भी अक्सर हम प्रतिच्छेदन विधि जो है उसी को अपना के चक्रमण की विधि को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे केस में हमें जो क्षेत्र है अलग अलग स्टेशन से हमारे जो क्षेत्र के मेन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सर्वेक्षण में शामिल करना चाहते हैं वो दिखने चाहिए। क्लियर? फिर चौथा काम क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक स्टेशन पे हमने टेबल को फिक्स किया और हमने उस स्टेशन को मार्क कर लिया, ऑल पिन लगा दी उसके ऊपर। उसके बाद हमने जो स्टेशन मार्क करके रखे हुए हैं कि हमें इनको सर्वेक्षण में शामिल करना है, हम एक एक करके उस ऑल पिन के सहारे एलईडी का जो मार्क्ड एज होता है ना, जो ढलवा किनारा होता है जिस पे मार्किंग हो रखी होती है, उसको टच करके और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखते हैं। और जब हमारी जो आई वेन होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट वेन जिसमें पतला तार लगा होता है या घोड़े का बाल या धागा लगाता है वो, और रेंजिंग रोड जो हमने ऑब्जेक्ट के पास में लगा रखी है, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब हम क्या करते हैं, फिर किरणें खींचते हैं, रेज खींचते हैं, और वो हमें बहुत ध्यान से खींचनी चाहिए। हमारी टेबल हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, और हमारी जो एलईडी है हमारा वो ठीक से ऑल पिन के सहारे लगा होना चाहिए। हमें जो मार्किंग एज है उसके सहारे ही किरणें खींचनी चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त औपचारिकताओं से गुजरने के बाद सभी आवश्यक दृश्यों से एडिलेड की मदद से किरणें खींची जाती है ना, सारे के सारे जो हमारे दृश्य हैं। ये हम तब भी करते हैं जब हम विकिरण विधि को अपनाते हैं, ये हम तब भी करते हैं जब हम इंटरसेक्शन मेथड या प्रतिच्छेदन विधि को अपनाते हैं, है ना। तो चाहे रेडिएशन मेथड हो चाहे हमारा इंटरसेक्शन मेथड है ना मेथड हो, ठीक है, दोनों में ही हमें ये किरणें खींचनी होती है। प्रत्येक किरण को उसके दृश्य का नाम या कोई परंपरागत चिन्ह लगाकर पहचाना जाता है। ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारा सर्वेक्षण आगे बढ़ता है, हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, तो हमें उन्हीं दृश्यों को पुनः देखना होता है, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। फिर जो अगली प्रक्रिया है वो होती है पुनः अभिविन्यास, है ना। तो हम क्या करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं। रीओरिएंटेशन का मतलब कि जैसे हमने एक स्टेशन पे टेबल को ओरिएंट किया था, हम अगले स्टेशन पे जाके वापस वही काम दोहराते हैं, वापस टेबल को ओरिएंटेशन करते हैं, और तब वो क्या कहलाता है, वो रीओरिएंटेशन कहलाता है। जब हम आधार रेखा के एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं तो हमें प्लेन टेबल को फिर से अभिविन्यासित करना पड़ता है, और यही प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, पुनः अभिविन्यास कहलाती है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, बैकसाइटिंग द्वारा। बैकसाइटिंग मतलब कि हम ए बी आधार रेखा है, ए से बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बी पर पहुंचने के बाद समतलीकरण और केंद्रीकरण कर लिया हमने, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। बी पर हमने क्या किया, लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली। अब हम क्या कहते हैं, बी ए, मतलब हम ए से बी पर चले तो हमारी बेस लाइन ए बी हो गई। अब हम बी से वापस ए को देख रहे हैं तो बी ए रेखा के साथ बिंदु बी पर एडिलेट लगाते हैं और प्लेन टेबल को इस तरह से दाएं और बाएं घुमाते हैं लूज करने के बाद, है ना, जो क्लैंपिंग स्क्रू से उसको लूज कर लेते हैं और घुमाते हैं कि बिंदु ए जो है वो एडिलेट के माध्यम से बिंदु बी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में प्लेन टेबल को हम रीओरिएंटेशन करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, पुनः उसका उन्मुखीकरण या पुनः उसका अभिमुखीकरण करते हैं, अभिविन्यास करते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रफ कंपास के द्वारा हम जब एक स्टेशन पे होते हैं तो सारा काम करने के बाद टेबल की जब हम सेंटरिंग कर लेते हैं, टेबल की लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन, ये करने के बाद हम ट्रफ कंपास की मदद से हमारी जो टेबल है उसके ऊपर जो शीट लगी है, जो जिस पर हमारा प्लान बनेगा, उस शीट के ऊपर हम नॉर्थ मार्क करते हैं, है ना। ट्रफ कंपास की मदद से हम पहले नॉर्थ फिक्स करते हैं और फिर ट्रफ कंपास के सहारे लाइन खींच के हम नॉर्थ मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्थ हमारा मार्क हो गया। अब जब हम बी स्टेशन पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो टेबल का रीओरिएंटेशन है वो करने के लिए हम बजाय बी से पुनः ए को देखने के हम क्या करते हैं, नॉर्थ को भी एडजस्ट करते हैं। जो हमारा नॉर्थ पहले बना हुआ है हम क्या करते हैं, टेबल को लूज करके और वापस क्या करते हैं, हमारे ट्रफ कंपास को लगा के जो पहले से हमारा नॉर्थ बना हुआ है
उसके सहारे टेबल को क्या करते हैं, रीओरिएंट करते हैं और फिर टेबल को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेन टेबल को बी पर समतल करते हैं, उसका सेंटरिंग करते हैं, टर्फ कंपास को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है और जो स्टेशन ए पर पहले से हमने बना रखा है, प्लेन टेबल को दाएं बाएं घुमाकर और हम क्या करते हैं, टर्फ कंपास जो है उसको उत्तर दक्षिण दिशा में पूरी तरह से हम लोग इंगित कर लेते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम ये एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है, तो प्लेन टेबल को इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, रीओरिएंटेड कहते हैं। अब देखो प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विधियों की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कई सारे सवाल जो है कंपटीशन में इस स्लाइड से पहले आए हुए हैं, तो थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए इसकी जो विधियां हैं, एक है विकिरण विधि। विकिरण विधि में हम क्या करते हैं, जितने भी स्टेशन लेते हैं, है ना, एक स्टेशन लेके जितने भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, सॉरी, है ना, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो किरणें खींचने के बाद हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स की हमारे स्टेशन से दूरियां मापते हैं फीते या जरीब के द्वारा। क्लियर? प्रतिच्छेदन विधि में क्या होता है कि हम दूरी केवल और केवल बेसलाइन की मापते हैं, बस बेसलाइन के लिए ही हम दूरी का मापन करते हैं। बाकी हम जितने भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको हम एक स्टेशन से भी उसके लिए किरणें खींचते हैं और फिर दूसरे स्टेशन जाके उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए जब दोबारा किरणें खींचते हैं और जहां पर वो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है, जहां पर वो किरणें आपस में इंटरसेक्ट करती है, उन पॉइंट्स को हम उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के रूप में मार्क कर लेते हैं। ऐसा हम प्रतिच्छेदन विधि में करते हैं। चक्रमण विधि में क्या होता है कि हमारे स्टेशन जो है वो केवल 2 नहीं होते, प्रतिच्छेदन विधि की तरह वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो प्रतिच्छेदन विधि की ही अपनाते हैं, लेकिन इसमें जैसे हमारे स्टेशन है वो 3, 4, 5, 6 है ना, कितने भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे हमारा सर्वे आगे बढ़ता रहता है। हमारी शुरुआत में जैसे मान लो हमने ए बी बेस लाइन बनाई, हमारा सर्वेक्षण किया, फिर हम बी सी बेस लाइन के सहारे आगे बढ़ते हैं, सर्वेक्षण को आगे बढ़ाते हैं, फिर सी डी बेस लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं, सर्वेक्षण को आगे बढ़ाते हैं। ये खुला चक्रमण कहलाता है। और जब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सपोज हमारा जो लास्ट स्टेशन है वो जी है और हम जी से क्या करते हैं, पुनः ए को देखते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रैवर्सिंग है वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स या बंद चक्रमण। ठीक है, और एक हम इसमें रिसेक्शन करते हैं, रिसेक्शन को हम उच्छेदन भी कहते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर क्या होता है कि स्थान निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसकी बेसिकली 4 विधियां होती है ना। हम ये काम जो है रिसेक्शन का टर्फ कंपास विधि से कर सकते हैं, हम इसको बैक रे द्वारा कर सकते हैं, हम इसको 3 बिंदु समस्या, है ना, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा कर सकते हैं, हम इसको 2 बिंदु समस्या 2 पॉइंट प्रॉब्लम के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी हमारे पास में फिर से 3 विधियां हैं। एक इसमें यांत्रिक या ट्रेसिंग पेपर मेथड है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास में ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफिकल मेथड जो है उसमें कई सारी विधियां हैं, उसमें बेसल की विधि है, उसमें लंबवत विधि है, उसमें लानो का मेथड है, उसमें प्रतिच्छेदन वृत्त विधि है, उसमें कॉलिन की बिंदु विधि है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम प्रयोग में लाते हैं वो लाते हैं बेसल मेथड, है ना। बेसल मेथड को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो तीसरी प्रक्रिया है वो है परीक्षण और त्रुटि या लेहमान विधि, है ना। तो ये बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। लेहमान ने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया था, उनके नाम से इसको लेहमान विधि के रूप में भी जाना जाता है। हम लोग इसके अंदर ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो केवल इन 4 विधियों के ऊपर करेंगे। इसकी जो और जितने भी जो सब हेडिंग्स है उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, वरना फिर ये लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर हमारे विद्यार्थियों के लिए उसको थोड़ा सा समेटना मुश्किल होगा। हम एक दूसरे लेक्चर में ये जो तमाम विधियां हैं इनको फिर डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके विकिरण विधि की बात करेंगे, प्रतिच्छेदन विधि की बात करेंगे, चक्रमण विधि की बात करेंगे। खुला चक्रमण और बंद चक्रमण दोनों को हम बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम रिसेक्शन विधि क्या होती है उसकी बात करेंगे और टाइप्स की चर्चा हम लोग यहाँ कर चुके हैं।
फिर देखो विकिरण विधि जो होती है उसमें क्या होता है कि पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए केवल एक स्टेशन का उपयोग किया जाता है। तो एक स्टेशन से प्रतिच्छेदन तो संभव होता ही नहीं, प्रतिच्छेदन के लिए तो एक से अधिक स्टेशन होने जरूरी है। अब एक ही स्टेशन से काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस स्टेशन के ऊपर हमारी टेबल जो होती है उसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे जो क्षेत्र में जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम टेबल फिक्स करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें लेने हैं वो हमें टेबल से दिखाई देने चाहिए, है ना, और टेबल से उन तक हमारा मापन संभव होना चाहिए फीते या जरीब के द्वारा, ठीक है। तब ये विधि हमारे लिए कारगर साबित होगी। क्लियर? तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टेबल को लेवल करते हैं एक स्टेशन पे, उसकी सेंटरिंग करते हैं, उसका लेवल करने के बाद, सेंटरिंग करने के बाद, उस पर नॉर्थ मार्किंग करने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए हम एडिलेड की सहायता से रेज खींचते हैं, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के लिए रेज खींचते हैं उस रे के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का या तो नाम लिख देते हैं या कोई कन्वेंशनल साइन बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट, हमारा जो स्टेशन है वहाँ से लेके उस ऑब्जेक्ट की दूरी पढ़ते हैं, और फिर एक उचित पैमाना लेकर, है ना, ऐसा पैमाना लेकर कि हम क्षेत्र को हमारे जो प्लॉट एरिया है ना, टेबल के ऊपर उस पर अच्छे से दिखा पाएँ, उस हिसाब से पैमाना लेकर, और हम क्या करते हैं उस हिसाब से पैमाना लेके हम ये जो अलग अलग रेज हैं उन पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को फिक्स करते हैं उस पैमाने के हिसाब से। दूरियां तो हमने नाप ही ली, है ना, दूरियां तो नाप ही ली हमने। अब पैमाने के हिसाब से हम ये तय कर लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इस किरण के ऊपर कहाँ होगी, है ना। ऐसे करके हम पूरा करके और फिर हम लास्ट में उस पूरे जो एरिया जिसका हमने सर्वेक्षण किया है उसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस विधि में पूरे क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए केवल एक स्टेशन का उपयोग किया जाता है। इसे विकिरण विधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि किरणें एक सर्वेक्षण स्टेशन से सभी दिशाओं में विकिरित होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको रेडिएशन मेथड के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले हम प्लेन टेबल की मदद से ABCD क्षेत्र का सर्वेक्षण करना तय करते हैं, ठीक है। अब क्षेत्र में एक बिंदु P चुनते हैं। जितने भी स्मॉल लेटर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है वो पॉइंट ग्राउंड के ऊपर है, और उसी का जो संगत बिंदु हम टेबल पे लेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है, वो हम कैपिटल लेटर के अंदर लेंगे। तो ये जो स्मॉल p है ना, ये ग्राउंड पे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है, जहां से सभी बिंदु ABCD ये भी ग्राउंड के ऊपर है, ये दिखाई दे। ये जरूरी है विकिरण विधि में कि हमें, क्योंकि स्टेशन हमारे पास एक ही है, तो जो भी हमें पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स लेने हैं वो हमें दिखने चाहिए हमारे स्टेशन से, ठीक है, अदरवाइज हम किरण नहीं खींच पाएंगे, है ना, ठीक है। प्लेन टेबल पर एक बिंदु P को चिन्हित करते हैं। वो जो ग्राउंड का P है उसको हम प्लेन टेबल पर लेके आते हैं, तो वो यहाँ कैपिटल P से यहाँ पर उसको डिनोट किया हुआ है ना, और इसे जमीन पर बिंदु P पर सेट कर लेते हैं। P पर एक पिन लगा देते हैं, है ना, एक पिन, ऑल पिन लगा देते हैं, और ABCD जो हमारे ऑब्जेक्ट है ना, वहां से हम क्या करते हैं P की तरफ किरणें खींचते हैं, या यूं कहें P से उनकी तरफ किरणें खींचते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक चेन या टेप की सहायता से P से ये जो तमाम बिंदु जो हमने लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, हम इनकी दूरियां मापते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल लेते हैं, और स्केल लेकर उस स्केल के हिसाब से प्लेन टेबल पर जो ABCD, जो ग्राउंड के स्मॉल ABCD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए इन बिंदुओं को मिलाते हैं, है ना, ताकि वो पूरा एरिया कवर हो जाए। हम उत्तर दिशा को ट्रफ कंपास की मदद की सहायता से हम वहाँ दर्शाते हैं, और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब छोटे क्षेत्र का सर्वेक्षण करना हो, है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारा क्षेत्र समतल हो और हम सटीक रूप से दूरियां मापने में सक्षम हो, ठीक है। यह तुलनात्मक रूप से अधिक सटीक विधि है, सरल विधि है। ये देखिए, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये स्टेशन आपने लिया, है ना, ये कैपिटल P जो है ये ग्राउंड के स्मॉल p स्टेशन को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, इधर A, B, D और C इसकी तरफ आपने क्या कर दी, किरणें खींच दी। फिर एक आपने उचित पैमाना लिया, उस पैमाने के हिसाब से ये जो ABCD है वो यहाँ प्लॉट हो गए,
ठीक है, आपके प्लान के ऊपर, है ना। फिर आप इसको आपस में मिला देते हैं। इस तरह से आपका सर्वेक्षण जो है वो पूरा होता है, आपका पूरा एरिया जो है वो टेबल के ऊपर आ जाता है, प्लॉट हो जाता है। अब देखो है इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि। तो प्रतिच्छेदन जो विधि होती है, इस विधि में क्या करते हैं हम कि जो दूरी मापन का काम है वो केवल हम बेस लाइन के सहारे करते हैं, मतलब हम केवल स्टेशंस के बीच की दूरी मापते हैं, है ना। बाकी हम ऑब्जेक्ट्स की दूरियां जो है वो नहीं मापते। केवल और केवल कुछ विशिष्ट स्थितियों में जब एक ऑब्जेक्ट हमें लेना ज़रूरी होता है और वो हमें सपोज ए स्टेशन से तो दिखाई दे रहा है लेकिन बी से दिखाई नहीं दे रहा, सी से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी दूरी को हम रेडिएशन मेथड की तरह ले लेते हैं। इसके अलावा यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो इस सर्वेक्षण में जो दूरी मापन है वो केवल और केवल स्टेशंस के बीच की दूरी का मापन होता है, बेसलाइन की दूरी का मापन होता है, और फिर उचित पैमाना लेके हम उस बेसलाइन को हमारे प्लान के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। एक आधार रेखा ली जाती है और आधार रेखा के दोनों सिरों से एक ही दृश्य की किरणें ली जाती है ना। जैसे सपोज आपने किसी बिल्डिंग का कॉर्नर लिया, आप उसको ए स्टेशन से भी उसके लिए रे खींचोगे, किरण खींचोगे, बी स्टेशन से भी उसके लिए किरण खींचोगे, और जहां वो ए से जाने वाली किरण और बी से जाने वाली किरण आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे कॉर्नर है वो। ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, वही दृश्य का स्थान है। कैसे बढ़ते हैं आगे, प्रक्रिया क्या है इसकी। जैसे मान लो कोई क्षेत्र ABCD का प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करना है ना। तो क्षेत्र के बीच में एक आधार रेखा PQ लेते हैं, है ना। PQ आधार रेखा क्या शो कर रही है, P एक स्टेशन है और Q दूसरा स्टेशन है। ये कैपिटल P कैपिटल Q ये टेबल के ऊपर PQ बता रहा है ना, और उनके बीच की लंबाई है ये। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये स्मॉल p स्मॉल q हो जाएगा। ठीक है, प्लेन टेबल को समतल, केंद्रित और उन्मुख करके P पर रखें, है ना। लेवलिंग कर लें, सेंटरिंग कर लें और उसको ओरिएंट कर लें टेबल को P स्टेशन के ऊपर। ठीक है, ये करने के बाद जमीन पर जो संगत P बिंदु है ना, क्योंकि हमारा जो P है जो टेबल के ऊपर है वो जमीन के P के ठीक ऊपर है, इस संगत बिंदु है ना। तो संगत बिंदु P को दिखाने के लिए प्लेन टेबल पर एक बिंदु कैपिटल P स्थिर करें, उसको स्थिर कर लेते हैं। अब P पर एक पिन लगा देते हैं, है ना, और फिर हम क्या करते हैं, विकिरण विधि से पहले से बताए अनुसार ABCD से किरणें खींचते हैं, है ना। जैसे विकिरण विधि में हमने किरणें खींची थी, ठीक वैसे ही इससे भी किरणें खींचते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स जो है उनके लिए जो दूरियां होती है उनका मापन नहीं करते, केवल किरण खींच के छोड़ देते हैं। दूरियों का मापन हम लोग दृश्यों के लिए नहीं करते। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, देखो P से एडिलेड के माध्यम से भी दृष्टि डालें और जमीन पर PQ को दिखाने के लिए उपयुक्त पैमाने के अनुसार आधार रेखा PQ खींचें, है ना। अब हमने तय कर लिया कि हमें कितनी दूरी पर Q लेना है। ठीक है, और फिर हम Q पर रेंजिंग रोड लगाते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस एडिलेड के सहारे जो लाइन खींचते हैं हम लोग, वो हमारी बेस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी बेस लाइन को, PQ को। ठीक है ना। अब प्लेन टेबल को P से Q पर स्थानांतरित करते हैं। जब P पे हमारा सारा काम हो जाता है, हम क्या करते हैं, Q पर जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। वापस क्या करते हैं, हम लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं, है ना। स्टेशन A जहां से हमने शुरुआत की वहां पर ओरिएंटेशन करते हैं, और अब जैसे जैसे आगे मान लो जा रहे हैं, यहाँ तो केवल B स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्रमण विधि में C पर भी जाएंगे, D पर भी जाएंगे। बार बार जो अभिविन्यास होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, उसको कहते हैं हम रीओरिएंटेशन या पुनः अभिविन्यास। क्लियर। ABCD से किरणें Q तक खींचते हैं। जो काम हमने P से किया था वो Q से भी करते हैं। जहां पर ये किरणें आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, वही हमारे दृश्य की लोकेशन है, वही हमारे ऑब्जेक्ट की अवस्थिति है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको टेबल पे मार्क हो गई अवस्थिति, अब उनको आपस में मिला देते हैं तो एरिया हमारी टेबल के ऊपर प्लॉट हो जाता है। ठीक ऐसे जैसे हमने पहले क्या किया, P के ऊपर हमने टेबल को लेवल किया, सेंटर किया, ओरिएंटेशन किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो A
सी, बी और डी, इनके लिए रेज खींच ली। क्लियर। फिर हमने क्या किया कि इसी पी से क्यू जो है स्टेशन हमारा, ये इस क्यू स्टेशन पे रेंजिंग रोड रख के, और हमने क्या किया कि ये पी क्यू लाइन ड्रॉ की। और ये लाइन कितनी बड़ी लेनी है ये तय होता है हमारे स्केल के हिसाब से। जैसे मान लो हमने ग्राउंड पे 50 मीटर दूरी तय ली है, और हम स्केल ले लें कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो हम 50 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, और 50 सेंटीमीटर जहां पूरा हो जाएगा वहीं पे हमारा क्यू पॉइंट होगा। क्लियर, समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये काम करके क्यू स्टेशन पे जाते हैं, और क्यू स्टेशन के ऊपर हम टेबल को वापस क्या करते हैं, लेवल करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, हम उसका रीओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन तो यहां किया था, रीओरिएंटेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्यू से, है ना, ए, बी, सी और डी, इन की चारों की तरफ हम क्या करते हैं, किरणें खींचते हैं। अब ये जो किरणें, जैसे मान लीजिए यहां हम ये देखते हैं कि यहां पर ये दोनों किरणें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये किरण हमने खींची थी वहां से ए के लिए, और यहां से ये किरण गई ए के लिए, यहां पे इंटरसेक्शन हुआ, देखो यहां पर, है ना। टेबल के ऊपर इंटरसेक्शन देखना है, ग्राउंड पे नहीं देखना, वो मैंने गलत बोल दिया था, है ना। टेबल पे देखना है इंटरसेक्शन। टेबल पे इंटरसेक्शन कहां हुआ, यहां हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मार्क कर देंगे, ये हमारा टेबल के ऊपर ए हो गया। ऐसे ही हमने पी से बी की ओर लाइन खींची थी, ये देखो ये वाली, ठीक है। ऐसे ही हम क्यू से भी बी की ओर लाइन खींचेंगे, जहां पर ये दोनों काटेंगे वहां पर बी पॉइंट हम लोग मार्क कर देंगे, है ना। जब हमारे चारों पॉइंट मार्क हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, और हमारा एरिया प्लॉट हो गया, हमारा एरिया प्लॉट हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं चक्रमण या ट्रैवर्स विधि की। अब इसमें देखो हम काम तो ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हमने इंटरसेक्शन मेथड में किया है। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस ये आता है कि हमारे यहाँ पर स्टेशन 3 या 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा हैं। अब देखो जब 3 या 3 से ज़्यादा स्टेशन है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये देखिए, हम यहाँ पर जैसे मान लो ये स्टेशन ए है, हम ए से बी पे आ रहे हैं, बी से सी पर आ रहे हैं, सी से डी पे गए, ठीक है। तो ये जो तरीका है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ओपन ट्रैवर्स कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, ओपन ट्रैवर्स। स्टेशन 2 से ज़्यादा है यहाँ पे। अब इसमें देखो, ये जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो, जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया ए स्टेशन से, फिर बी पे आए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए, वापस हमने क्या किया, हमने डी से वापस किसको देखा, ए को देखा, तो ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया। ये होता है क्लोज ट्रैवर्स, है ना। ये क्या होता है, बंद चक्रमण होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, पूरा हम लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो किसी बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण, है ना, जैसे सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, ठीक है, बस्ती, है ना, कोई नहर, झील, कुछ भी हो सकता है, करते हैं तो एक आधार रेखा पर्याप्त नहीं होती है ना। 2 स्टेशन होते हैं तब एक आधार रेखा बनती है, 2 स्टेशन के बीच में, है ना। एक आधार रेखा पर्याप्त नहीं होती। ऐसे मामले में सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ी 2 या अधिक आधार रेखाएं ली जाती है ना। मतलब 2 से अधिक तो ली ही जाती है, ठीक है। प्रतिच्छेदन विधि का उपयोग करके पहली आधार रेखा पर विभिन्न दृश्यों के स्थान का निर्धारण करने के बाद, प्रतिच्छेदन विधि हमने अभी भी समझी है ना, करने के बाद सर्वेयर अगली आधार रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है। वो करने के बाद उससे अगली आधार रेखा की ओर बढ़ता है, वो करने के बाद उससे अगली आधार रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये जो ट्रैवर्सिंग होती है, ये जो चक्रमण है, ये 2 तरह से होता है, एक खुला चक्रमण और दूसरा बंद चक्रमण। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम क्या करते हैं, एक एरिया है जिसमें हमें ए से डी तक सर्वेक्षण करना है, और हम जब ए से डी तक जाएंगे तो बी और सी से होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें सर्वेक्षण को आगे बढ़ाना है। ये खुला चक्रमण सर्वे है। इसका मतलब इसमें जो हमारा लास्ट स्टेशन होगा उससे हम वापस जो है वो हमारा जो बिगिनिंग स्टेशन है हम उसको नहीं देखेंगे। क्लियर। इनमें सबसे पहले हम रफ स्केच बनाते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारी जो बेस लाइन है उसके लिए हम रेंजिंग रोड लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हम
सबसे पहले किसी एक स्टेशन जैसे ए पर जाके टेबल को फिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, हम वहाँ पर सेंटरिंग करते हैं, हम वहाँ पर ओरिएंटेशन करते हैं ना, हम समतलीकरण करते हैं, केंद्रण करते हैं और अभिविन्यास करते हैं टेबल का, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम जमीन पर ए बी की लंबाई को मापते हैं, है ना, और एक उपयुक्त पैमाना लेकर हम ए बी को दर्शाने के लिए हमारी शीट के ऊपर ए बी लाइन खींचते हैं। क्लियर? ठीक है। जब हम ये सारा काम कर लेते हैं तो बी पर प्लेन टेबल को ले जाते हैं बाद में, ए पर काम खत्म करने के बाद। फिर हम उसकी लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं। क्लियर? वो सारी प्रक्रिया दोहराते हैं। ऐसे करते करते फिर हम सी पे जाते हैं, फिर हम डी पे जाते हैं। ऐसे हमारा खुला चक्रमण जो है वो आगे बढ़ता है ना। जैसे ये जो पोजीशन है ना प्लेन टेबल की, यहाँ पर हम ए पर हैं, ठीक है। हमारा ए और ग्राउंड का ए आपस में बिल्कुल अलाइन है ना, एक दूसरे की सीध में है, ठीक है। हम यहाँ से बी स्टेशन को देखते हैं, बेस लाइन बनाते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, बी पर आते हैं, बी पर टेबल को हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, लेवलिंग करते हैं, हम सेंटरिंग करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रीओरिएंटेशन करते हैं। फिर बी से सी पर, सी से डी पर, ऐसे ये आगे बढ़ता रहता है। ये खुला चक्रमण होता है। बंद चक्रमण में सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि सर्वेयर जो होता है ना, एक आधार रेखा के साथ एक बिंदु से किरणें और प्रतिच्छेदन खींचने की प्रक्रिया शुरू करता है, किसी एक स्टेशन से, है ना, शुरू करता है। और कई आधार रेखाओं, मतलब वो ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, सी से डी चला गया, डी से ई चला गया, ई से एफ चला गया, कई आधार रेखाओं के साथ चक्रमण करने के बाद शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाता है वो, है ना। तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो ट्रैवर्सिंग होती है, जो चक्रमण होता है, वो बंद चक्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बंद ज्यामितीय आकृति बनती है। इसमें कम से कम 3 स्टेशन होने चाहिए, कम से कम। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि प्लेन टेबल को पहले ए पर सेट करते हैं, हम नॉर्थ आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्थ को मार्क करते हैं, बी और ई पर रेंजिंग रोड को देखते हैं और इन बिंदुओं से किरणें खींचते हैं, है ना। ऐसे करके फिर जमीन पर ए बी और ई ए की दूरियां चैन या टेप से हम लोग नाप लेते हैं। उनकी संगत जो रेखाएं जो होती हैं उनको हम टेबल के ऊपर ए बी और ई ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। और फिर हम देखते हैं इस प्रकार बी और ई स्थिति मानचित्र पर बी और ई अंकित हो जाता है ना। विकिरण द्वारा आसपास के विवरण तथा प्रतिच्छेदन द्वारा दूर के दृश्यों का पता हम लोग लगा सकते हैं। इसका मतलब चक्रमण में हम चाहें तो हम प्रतिच्छेदन के साथ साथ जो विकिरण विधि है उससे भी जो हमारे दृश्य हैं उनकी मार्किंग कर सकते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लेन टेबल को बी पर ले जाते हैं, फिर उसका समतलीकरण होता है, उसका केंद्रण होता है, रीओरिएंटेशन होता है। उसके बाद बी ए के साथ ए पर बैकसाइटिंग करके, है ना, हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन कर लेते हैं, है ना, अभिविन्यास कर लेते हैं। बी पर एक ऑलपिन स्थिर करते हैं, प्लेन टेबल को बी पर धुरीबद्ध करके स्टेशन सी को देखते हैं और किरण बी सी खींचते हैं। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट वाला जो स्टेशन होता है उससे वापस हमारा जो प्रारंभिक स्टेशन होता है वहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा चक्रमण है वो एक क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक बंद चक्रमण के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो, सर्वेक्षण की सटीकता की जांच करने के लिए जांच रेखाएं खींची जाती है, चेक लाइंस खींची जाती है। देखो ये जो चेक लाइंस है ना, ये जांच रेखाएं हैं, है ना, और इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो सर्वे है वो कितना सटीक है। ठीक है, हम उसकी जांच कर पाते हैं। हम अलग अलग जो स्टेशन है उनसे अलग अलग स्टेशन जो दूसरे स्टेशन है ना, उनको हम लोग देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे टेबल के ऊपर जो हमने मार्क किए हैं स्टेशन, और फील्ड में जब हम उन स्टेशन को देखते हैं तो हम क्या जब हम उनसे किरणें खींचे तो क्या हम टेबल पर उन स्टेशंस को वहीं दिखा पा रहे हैं जहां पर वो आने चाहिए। ठीक है। कभी कभी सर्वेक्षणकर्ता व्यक्तिगत या साधन संबंधी त्रुटि के कारण आरंभिक बिंदु तक पहुंचने में असमर्थ होता है, गैप आ जाता है
है ना, वो ठीक आरंभिक बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब कहीं न कहीं हमने कोई चूक की है, कोई एरर हमसे हुई है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो, चाहे ह्यूमन एरर के रूप में हो। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच एक अंतराल रह जाता है, ठीक है। इसे समापन त्रुटि के रूप में जाना जाता है, समापन त्रुटि, या इसको क्लोजिंग एरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे लास्ट स्टेशन से पहले स्टेशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा अंतिम स्टेशन है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया समापन त्रुटि या क्लोजिंग एरर, ठीक है। एक सटीक सर्वेक्षण में समापन त्रुटि को हम लोग क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो चौथी विधि है वो हमारी है रिसेक्शन, है ना। अब रिसेक्शन की हाँ, ठीक है। अब रिसेक्शन का जो मीनिंग होता है उसको समझने की कोशिश करो। रिसेक्शन का मीनिंग होता है स्थिति निर्धारण, ठीक है। हम प्लेन टेबल के ऊपर कोई भी एक ऐसी लोकेशन लेते हैं जो मार्क नहीं है पहले से, ठीक है, और हम उसको सटीकता से मार्क करने की कोशिश करते हैं। हम सटीकता से हमारी टेबल के ऊपर या मानचित्र के ऊपर उस बिंदु को हम सटीकता से दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे टेबल के ऊपर उस बिंदु को सटीकता से दर्शाने के लिए हमें उसकी सही स्थिति का निर्धारण करना होगा। तो ऐसे स्टेशंस, ठीक है, जो हमने लिए हैं, ठीक है, जो हमारे पास मार्क है नहीं ग्राउंड पे, ठीक है, हमें उनकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करनी है। वो आइडेंटिफिकेशन जो है ना, वो जो स्थिति का निर्धारण है, उसकी प्रक्रिया कहलाती है रिसेक्शन। और कई तरीकों से हम रिसेक्शन कर सकते हैं। हम उन तरीकों को डिस्कस यदि करने लग गए तो ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर उन तरीकों की बात नहीं करेंगे, हम केवल उनका नाम देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, रिसेक्शन या स्थिति निर्धारण एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिस पर प्लेन टेबल स्थिर है। मतलब आप कहीं न कहीं किसी एक स्थान को एक स्टेशन के रूप में ले लेते हो, लेकिन अभी तक उस स्टेशन की क्लियर मार्किंग नहीं है ना। तो हमें उस स्टेशन का स्थिति निर्धारण करना है, हमें उस स्टेशन का स्थिति निर्धारण करना है। यह जमीन पर दो अथवा तीन दृश्यों का चयन करके किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हम 2 दृश्यों का चयन करके करते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हम 3 दृश्यों का चयन करके करते हैं, ठीक है, किया जाता है, जिनकी स्थिति पहले से ही मानचित्र पर दिखाई दे। तो जिस स्टेशन को हम स्थिति निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, वो मानचित्र पर पहले से दिखाई नहीं दे रहा हमको, है ना। लेकिन हम जो स्टेशंस ले रहे हैं ये उस बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए, वो मानचित्र पर पहले से दिखाई देने वाले होने चाहिए। इन दृश्यों से किरणें पीछे पर्यवेक्षक की ओर खींची जाती है ना, पीछे की ओर खींची, दृश्यों से पर्यवेक्षक की ओर किरणें खींची जाती है और पर्यवेक्षक की स्थिति किरणों के प्रतिच्छेदन द्वारा इंगित की जाती है ना। पर्यवेक्षक मतलब जो सर्वे कर रहा है, क्लियर। और इसमें देखते हैं कि पर्यवेक्षक की स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब मानचित्र में जमीन का विवरण डाला जाना हो, है ना। मानचित्र में जमीन का विवरण डालना है, जिस पॉइंट को हम लोग जिस पॉइंट पर स्टेशन के रूप में ले रहे हैं वो मानचित्र के ऊपर दर्शाया हुआ नहीं है, ठीक है। और यह मानचित्र पर एच चिन्हित स्टेशन से सर्वेक्षण को शुरू करना हो। ऐसी स्थिति में हम रिसेक्शन की विधियों को अपनाते हैं। यह तब भी आवश्यक हो जाता है जब सर्वेक्षण के दौरान कोई महत्वपूर्ण बिंदु गलती से छूट जाए, है ना। तो अब हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जाकर टेबल को फिक्स करके और हम क्या करते हैं, हम उस बिंदु का स्थिति निर्धारण करते हैं टेबल के ऊपर। हम पूरे सर्वे को पुनः नहीं दोहराते, ठीक है। रिसेक्शन की खूब सारी विधियां हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन विधियों को यदि हम एक एक करके और करने लग गए तो फिर ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रिसेक्शन की जो विधियां हैं, है ना,
जो स्थिति निर्धारण की विधियां हैं उसमें ट्रफ कंपास के द्वारा ये किया जाता है, बैक रे के द्वारा किया जाता है, 3 बिंदु समस्या के द्वारा किया जाता है और ये 2 बिंदु समस्या के द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखो ये जो विधियां हैं हम इनको एंटायरिटी में नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल और केवल कुछ जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर करके हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सटीक विधि है जब हम ट्रफ कंपास के द्वारा रिसेक्शन करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि जमीन पर 2 बिंदु ए बी हैं और उनकी स्थिति मानचित्र पर संगत बिंदु ए और बी द्वारा दर्शाई गई है। इसका मतलब ये जो ए और बी बिंदु है ये आइडेंटिफाइड है पहले से और ये मैप के ऊपर दिखाए जा चुके हैं और हम किसी तीसरे पॉइंट पे हैं और हम उस तीसरे पॉइंट पी को हम क्या करते हैं, उसकी स्थिति निर्धारित करके हम उसको मानचित्र पर प्लॉट करना चाहते हैं, वो पहले से मानचित्र पर अंकित नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो हम ये सारे डिटेल यदि करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रफ कंपास जो विधि होती है उसमें देखिए ये जो ट्रफ कंपास है इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, टेबल का ओरिएंटेशन करते हैं, है ना। और ये जो रेस खींचते हैं हम जो ग्राउंड पर पॉइंट है ना, उनके लिए जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर स्थिति होती है हमारी, वो हमारी स्थिति जो है वो निर्धारित हो गई है। ये प्रक्रिया जो है ये स्थिति निर्धारण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, रिसेक्शनिंग जिसको बोलते हैं, है ना। बैकरे के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बैकरे के द्वारा भी जब हम लोग करते हैं तो हम इस तरह से क्या करते हैं, जैसे ये P है और ये एक स्टेशन A है ग्राउंड के ऊपर और ये B हमारा जो मैप के ऊपर स्टेशन है ये ग्राउंड के ऊपर छोटा B है ना। और जो पीछे इंटरसेक्शन होता है इन दोनों रेस का, वहाँ पर हम P स्टेशन को मार्क कर लेते हैं। इसी प्रकार 3 बिंदु जो समस्या होती है उसमें हम ग्राउंड पर 3 पॉइंट लेकर ये काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 बिंदु में एक बात ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको काम आएगा वो, है ना, उसको ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 बिंदु समस्या है उसको हम जिन विधियों से करते हैं वो विधियाँ कौन कौन सी है। यांत्रिक या ट्रेसिंग पेपर मेथड है, उसमें आलेखीय विधियां हैं और उसके अंदर परीक्षण और त्रुटि या लहमान विधि है ना। तो ये ध्यान रखना कि लहमान विधि किस काम आती है, बेसिकली ये स्थिति निर्धारण के लिए इम्पॉर्टेंट है। और स्थिति निर्धारण कौन सी विधि से, 3 बिंदु समस्या से। कौन सी विधि से, 3 बिंदु समस्या से। ठीक है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो यांत्रिक और ट्रेसिंग पेपर मेथड है उसमें हम ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करके और ये प्रक्रिया करते हैं। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि देखो इस तरह से ये किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, विच्छेदन की जो सटीकता है उसकी भी जांच होती है। हम ये देखते हैं कि इसमें यदि हमारा जो रिसेक्शनिंग है ना, हमने जो स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया को अपनाया और किया है, यदि उसमें त्रुटि है तो छोटा ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, छोटा ट्रायंगल बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर, है ना। त्रुटि का त्रिभुज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। और फिर हम विभिन्न विधियां अपनाकर इस त्रुटि के त्रिभुज को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, है ना, और सर्वेक्षण में सटीकता लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आलेखीय विधियां कई सारी हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं वो बेसेल का मेथड है ना। बेसेल विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें लंबवत विधि भी है, लानो की विधि भी है, प्रतिच्छेदन वृत्त विधि भी है और कॉलिन की बिंदु विधि भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन बेसेल की जो विधि है उसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं ये जो विधि है इसको इंटायरिटी में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा सर्वेक्षण है, ठीक है, उसकी हमारे सर्वेक्षण की जो सटीकता है, ठीक है, उसको हम लोग निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसी को लहमान मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लहमान मेथड। इसे त्रुटि का त्रिभुज विधि के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना, लहमान मेथड को त्रुटि का त्रिभुज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे लहमान की विधि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस विधि में लहमान द्वारा दिए गए कुछ नियमों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लहमान विधि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इन विधियों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो आगे
ये लेहमान के नियम की बात की गई है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वरना हमारा जो लेक्चर है वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अब देखो एक जो रिसेक्शन का जो चौथा तरीका है वो है 2 बिंदु समस्या, है ना। इसमें हम 3 बिंदु समस्या की तरह हम 3 पॉइंट नहीं लेते, हम इसमें केवल 2 ही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर हमने देखा कि जो 3 बिंदु समस्या है उसमें त्रुटि का त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल ऑफ एरर बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जो 2 बिंदु समस्या है ना, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसमें त्रुटि के एरर की बजाय त्रुटि का कोण बनता है। क्या बनता है? त्रुटि का कोण बनता है, और हम विभिन्न विधियों को अपनाकर इस कोण को हम लोग, त्रुटि के कोण को हम लोग क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सर्वेक्षण सही हो, है ना। इस त्रुटि के कोण को हटाने के लिए हम कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, हम बात करेंगे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में त्रुटियों के स्रोत क्या क्या है, कैसे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में त्रुटियां होती है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि प्लेन टेबल पूरी तरह से क्षैतिज नहीं हो, है ना, पूरी तरह से लेवल्ड नहीं हो, तो हमारा सर्वेक्षण बिगड़ेगा, ठीक है। और हमें ये जो एंगल ऑफ एरर या ये ट्रायंगल ऑफ एरर, ये सब हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्राउंड स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रीयकरण सही नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब हम जिस टेबल पे जिस स्थान को मानकर सारा सर्वेक्षण कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ग्राउंड की जो हमारी पोजीशन है, ग्राउंड का जो हमारा जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, तो फिर तो सर्वे में त्रुटियां आनी है ना। प्लेन टेबल ठीक से उन्मुख नहीं हो, यदि हमारा ओरिएंटेशन और रीओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो भी हमारा जो सर्वेक्षण है उसमें त्रुटियां आना स्वाभाविक है। तो उन्मुखीकरण को यथासंभव अधिक से अधिक स्टेशनों पर दूर और प्रमुख दृश्य पर दृष्टि डालकर जांचना चाहिए, ठीक है, उसको हमें जांचना चाहिए। अब देखो, चौथा, जो क्लैंपिंग स्क्रू है यदि वो ढीला है तो टेबल हिलेगी तो हमारी रेज जो हम खींचेंगे वो सही नहीं बनेगी, हमारा जो सर्वे है वो उसमें त्रुटियां आने स्वाभाविक हो जाएगी। संबंधित सर्वेक्षण स्तर पर एडिलेड का दोषपूर्ण केंद्रीकरण, है ना, एडिलेड को हम सही से ना लगाएं उस स्टेशन के साथ में तो भी हमारी किरणें फिर सही दिशा में नहीं आएगी। दृश्यों का सही ढंग से न दिखना, है ना, यदि दृश्य स्पष्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एक जगह से दृश्य को देखेंगे, दूसरी जगह से दृश्य को देखेंगे तो हम एक फिक्स जो स्थान नहीं ले पाएंगे, तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा उसमें त्रुटि आएगी। किरणों को खींचने में त्रुटियां, है ना, जैसे मान लो टेबल ढीली है, किरण खींचते वक्त मान लीजिए वो सही नहीं आ रही है ना। प्लॉटिंग में त्रुटियां कर दें यदि हम, है ना, हमारे पास में सारे स्टेशन है, हम उनकी सही से मार्किंग नहीं करें, सही से उनके ऊपर लिखे नहीं या कन्वेंशनल साइंस नहीं लगाएं और फिर हम प्लॉटिंग में त्रुटियां कर दें। मौसम में परिवर्तन के साथ ड्राइंग शीट या चेन या टेप की लंबाई में परिवर्तन आ जाना, ठीक है, ये सब त्रुटि के स्रोत हो सकते हैं। अब देखो, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के लाभ क्या है। पहला लाभ हम जानते हैं कि सर्वेक्षण के साथ साथ हमारे सर्वे एरिया की प्लॉटिंग हो जाती है, टेबल के ऊपर ही हो जाता है ये काम, है ना। तो इसमें हमारा टाइम बचता है, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई फील्ड बुक नहीं बनानी पड़ती, तो इसमें दूरियों को लिखने में कोई गलती होना आदि की कोई संभावना ही नहीं रहती, है ना। फिर चूंकि नक्शा फील्ड में ही तैयार किया जाता है, इसलिए किसी महत्वपूर्ण बिंदु को यदि हम गलती से छोड़ दें तो हम क्या करते हैं कि गलती से छूट जाने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है, और यदि छूट जाए तो हम रिसेक्शन मेथड से उसको वापस प्लॉट भी कर सकते हैं, हमें सारी प्रक्रिया को पुनः दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। उससे रिसेक्शन मेथड से हम उस छूटे हुए पॉइंट का स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। यह छोटे पैमाने के नक्शे तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह सबसे तेज और कम समय लेने वाला सर्वेक्षण का तरीका है। माप और प्लॉटिंग की त्रुटियों को चेक लाइनों के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है ना। ये भी इसका एक लाभ है कि हम इसमें जो भी कमियां रही है उसकी जांच कर सकते हैं, देन एंड देयर कई विधियों से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इंटरसेक्शन और ट्रेवर्स विधियों में
केवल आधार रेखा को ही मापना पड़ता है, बाकी हमें दूरियों का मापन नहीं करना पड़ता। यह एक सरल सर्वेक्षण है और इसके उच्च कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ अन्य सर्वेक्षणों की तुलना में कम खर्चीला भी है। अनियमित दृश्यों को सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है ना। जो दृश्य अनियमित हैं, जो दृश्य थोड़े से ये मान लीजिए कि पहुंच से बाहर हैं, इंटरसेक्शन मेथड से हम उनको हमारा जो प्लान है उसके ऊपर दर्शा सकते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि जो प्रिज्मेटिक कंपास जैसे इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर सही ढंग से काम नहीं करते। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में रिसेक्शन का विशेष लाभ है, जिसकी सहायता से कुछ ज्ञात बिंदुओं के संबंध में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण की जा सकती है। और यदि मान लीजिए कि हम कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट भी गया हमारा, है ना, तो हम उसको भी रिसेक्शन मेथड के द्वारा हमारे जो सर्वे प्लॉट है उसके ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार सर्वेक्षणकर्ता पिछले स्टेशन के संदर्भ के बिना एक नई स्थिति जो है वो ले सकता है ना। और ये किससे पॉसिबल है? ये रिसेक्शन मेथड से पॉसिबल है। तो ये ब्यूटी है इस सर्वेक्षण की, है ना। अब ये एक विधि है जिसमें कुछ दोष भी होंगे, है ना। तो जब हम दोष की बात करें तो पहला कि यदि जलवायु नम है, बारिश का यदि दौर है ना, तो वैसी स्थिति में इस सर्वेक्षण को अपनाना उपयुक्त नहीं होता। क्लियर। फिर टेबल काफ़ी भारी होती है, उपकरण काफ़ी भारी होते हैं, तो बार बार इनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना, फिक्स करना, ये थोड़ा सा एक टीडियस टास्क है, एक असुविधाजनक काम है ना। कई सारे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत सारे सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इनको कलेक्ट करना, इनको कैरी करना, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर देखो, प्लेन टेबल से बड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना मुश्किल होता है, क्योंकि सर्वेक्षण पेपर को बार बार बदलना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो एक्यूरेसी का इशू है ना, सटीकता का इशू है, वो भी उसके अंदर आएगा यदि हम बार बार पेपर को चेंज करेंगे, है ना। बहुत सटीक सर्वेक्षण नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है। फिर यदि सर्वेक्षण को किसी अलग पैमाने पर फिर से प्लॉट करना हो या मात्राओं की गणना करनी हो, तो क्या होता है, फील्ड नोट्स की अनुपस्थिति में ये बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी प्रकार की कोई फील्ड बुक इसके अंदर बनाते ही नहीं है। क्लियर। यह क्षेत्रों की गणना करने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से प्लेन टेबल सर्वेक्षण को यहाँ समझने की कोशिश की। लेक्चर को थोड़ा सा इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, इसको थोड़ा छोटा बनाए रखने के लिए हमने जो रिसेक्शन के मेथड्स हैं, हम केवल और केवल उनको हमने बाईपास किया है, उनको हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन जब भी वक्त मिलेगा तो वो जो रिसेक्शन मेथड्स हैं उनके ऊपर अलग से एक क्लास ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि यदि हम उन सब को हम विधि सम्मत तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें कम से कम ये मान लीजिए कि हमें 1.5 से 2 घंटे की आवश्यकता और होगी, तो उसको हम अलग से कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।